दूसरे दिन 11 बजे मंटो रेडियो स्टेशन आया। उन दिनों जुगल किशोर मेहरा स्टेशन डायरेक्टर था। बड़ा साहब जिससे सारा अमला कांपता था। लचकीला जिस्म, चेहरे पर चेचक के मध्यम दाग, भेड़िए जैसी आंखें और एक्ट्रो जैसी मंझी हुई आवाज। ट्वीट का कोट पहने, मुंह में सिगार, साथ एल्सेशन कुत्ता, वो रेडियो स्टेशन आता। मैं अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। चपरासी ने आकर कहा कि मंटो साहब बुला रहे हैं। मेरे पास मंटो का नोटों का बटवा था जो उसने पहली रात मुझे संभाल दिया था। मैं बाहर निकला तो मंटो ने ऊंची आवाज में कहा, जुगल, मैं जा रहा हूं। इतने में मेहरा साहब बाहर आए और मंटो को कहने लगे, ठहरो यार, इकट्ठे चलते हैं। मंटो बेपरवाही से बोला, तुम रेस खेलने जाओगे? मुझे रेस का कोई शौक नहीं। बोर, मैं चलता हूं। मैंने मंटो को उसका बटवा वापस किया। उसने रुपए न गिने, सिर्फ बंबई के टिकट देखे। मुझे कहने लगा, आज शाम मैं वापस जा रहा हूं। शाम को मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। फ्रंटियर मेल में उसकी 2 सीटें रिजर्व थीं। सफिया उसके साथ थी। उसने सूटकेस और लाहौर से खरीदी हुई चीजों के बंडल सीटों के नीचे रख दिए। हम दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मंटो कहने लगा, चौधरी अभी तक नहीं आया। सिग्नल डाउन हो गया और वो पता नहीं कहाँ है। थोड़ी देर के बाद वो फिर बोला, इस गधे को वक्त का कोई अंदाजा नहीं। गांव से निकला तो सीधा लाहौर, आराई का आराई रहा, अभी तक नहीं आया। मैंने बड़ी गलती की कि सारे कपड़े धोने के दे दिए। 6 शलवारें, 6 कमीजें, अचकन। वो उल्लू का पट्टा अभी तक नहीं आया। गार्ड ने सीटी दी। मंटो बड़बड़ाया, इस गधे का कुछ पता ही नहीं। इतनी देर में चौधरी नजीर कपड़ों का बंडल उठाए हाँपता हुआ आ गया। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। पास खड़े होकर कपड़े इस्त्री करवाए। मंटो ने गुस्से से घूरा, गाड़ी चलने वाली है और तुम अब आए हो। चौधरी ने जल्दी से कपड़े गाड़ी में रखे। नीचे उतरा तो गाड़ी चल पड़ी। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई तो वो माथे का पसीना पूछता हुआ बोला, बड़ा हुक्म चलाता है, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूं। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। वो बोला, अपने आप को नवाबजादा समझता है, मुझसे कपड़े लेकर मुझ पर ही धौंस। यहां आया तो मैंने उसको नॉवेल लिखने के लिए 2000 की रकम पेशगी अदा की। उसने 1000 मेरे सामने देखते ही देखते उड़ा दिए। हर जगह बिल अदा करने को आगे। आखिर रुपया आता तो हम ही से है। वो बड़बड़ाता रहा। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बोला, बलवंत, मैं इस आदमी के नखरे बर्दाश्त करता हूं क्योंकि ये मंटो है, और किसी साले की मैं क्या परवाह करता हूं। मेरे पास बड़े बड़े जज, प्रोफेसर और डायरेक्टर आते हैं कि मैं उनकी कोई किताब छापूं। मैं नहीं छापता, वही छापता हूं जिसको मैं परख कर खुद छापने के काबिल समझूं। मगर मंटो कहानी का खुदा है। किसी वक्त शायद मेरा नाम इसीलिए रह जाए कि मैं मंटो के कपड़ों का बंडल उठाकर रेलगाड़ी पर उसको सवार कराने आया था। ये मुख्तलिफ किस्म का राइटर है। इसके बाद चौधरी मकतबा उर्दू चला गया। एक दफा मंटो अचानक लाहौर आया। वो मकतबा उर्दू में टांग पर टांग रखे बैठा था। उसने रेशमी कुर्ता, लट्ठे की तंग मोरी की शलवार और तिल्लेदार जूती पहनी हुई थी। फिकर तौंसफी मकतबा उर्दू के पिछले कमरे में बैठा अक्सर किताबों के प्रूफ पढ़ता। उसने कहा, मंटो साहब, आपने इस दफा आने की खबर ही ना दी। मंटो ने पांव की एड़ी मारते हुए कहा, बंबई में नरगिस स्टूडियो में आई
تو اس نے سفید ساڑی اور تلے دار جوتی پہنی ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی وہ اس طرح ایڑی مار رہی تھی۔ اس کو کیا پتا کہ ساڑی کے ساتھ تلے دار جوتی نہیں پہنی جاتی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے یہاں آ کر کرتا اور شلوار سلوائی اور جوتی خریدی۔ اب جا کر اس کو کہوں گا، دیکھ تلے دار جوتی اس طرح پہنی جاتی ہے۔ منٹو کے مزاج میں اس قسم کا شاہی ٹھاٹھ بھی تھا۔ جب دیس کی تقسیم کے بعد منٹو لاہور چلا گیا تو اس نے پاکستان کے بارے اور فسادوں کے بارے لکھا۔ وہ کڑوے سچ کا زہر پینے سے کبھی جھجکا نہیں تھا۔ وہ کھری بات منہ پر کہہ دیتا، کبھی جذباتی رعایت نہ کرتا۔ کسی دوست نے پوچھا، منٹو تم کتنے مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، جب اسلامیہ کالج اور ڈی اے وی کالج کا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو اور اسلامیہ کالج گول کر دے تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ اتنا میں مسلمان ضرور ہوں۔ مگر دوستی کے معاملے میں یہ بات کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے بہترین دوست شیام، اشوک کمار اور مکرجی تھے۔ وہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بار منٹو بمبئی کی الیکٹرک ٹرین میں بیٹھا فلمستان جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک نام پڑھا جس کے الٹے سیدھے جوڑ تھے، مگر چھپا ہپٹ اللہ تھا۔ اس نے 2-4 دفعہ یہ الفاظ منہ میں ہی دہرائے اور اس کو یہ اچھا لگا۔ اسٹوڈیو جا کر فلم ڈائریکٹر کے ساتھ کسی کہانی پر بحث ہوئی تو منٹو سے اس کی رائے پوچھی گئی۔ منٹو نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہانی ہپٹ اللہ نہیں۔ اشوک کمار نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، کہانی ہو تو ہپٹ اللہ ہونی چاہیے، لفظ کا کوئی مطلب نہ تھا۔ مکرجی کو بات سمجھ آ گئی کہ کہانی بہترین نہیں۔ اس کے بعد فلمی دنیا میں فلم کی بناوٹ، مکالمے، سچویشن اور کلائمیکس کے لیے ہپٹ اللہ لفظ مروج ہو گیا۔ چوتھی قسط یہاں روکتے ہیں۔ آگے موضوع بدل رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو نامکمل چھوڑوں، ورنہ چوتھی قسط بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگلی قسط میں میرا ساتھ دیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس وقت تک کے لیے رب راکھا۔